were so many empire-shaking battles fought at हम सभी ने ये सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास खुद को दोहराता है। इस बात की सच्चाई अगर कहीं सबसे ज्यादा देखने को मिलती है तो वो है पानीपत, जो इतिहास के कई एम्पायर शेकिंग बैटल्स का साक्षी रहा। 1526, 1556 और 1761 के बैटल्स ऑफ पानीपत ने सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के भविष्य को बदल दिया था। इस पानीपत में ही पानीपत की लेगेसी कुछ ऐसी है कि वो एक रणभूमि का पर्यायवाची बन चुका है। लेकिन दोस्तों, आखिर इतिहास को इस जगह से इतना लगाव क्यों है? आखिर पानीपत में इतने मेजर बैटल्स क्यों लड़े गए? क्या इसके पीछे कोई लार्जर कारण है? ये सब हम आज के वीडियो में समझेंगे। आज के वीडियो में पानीपत के 3 मेजर युद्ध के बारे में ब्रीफ में चर्चा करते हुए इस जगह की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर क्यों पानीपत इंडिया के इन मेजर बैटल्स का साक्षी बना। चलिए सबसे पहले पानीपत में हुए 3 मेजर बैटल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द बैटल्स ऑफ पानीपत। दोस्तों, पानीपत की पहली जंग 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और उज्बेकिस्तान के फरगाना वैली में जन्मे जहीरुद्दीन बाबर के बीच लड़ी गई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ने न केवल मुगल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि इसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में युद्ध का चेहरा ही बदल दिया। बाबर के पास सिर्फ सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक ही नहीं थी, बल्कि बेहतरीन हथियार भी थे, जिन्हें उसने इंडिया में इस बैटल के बाद इंट्रोड्यूस किया। उसने अपने साथ भारत में पहली बार आधुनिक बंदूक और तोप को युद्ध में इस्तेमाल किया और उन्हें पॉपुलराइज भी किया। इसलिए पानीपत मिलिट्री वॉरफेयर के इतिहास में भी इंपॉर्टेंट है। खैर, इस जंग में इब्राहिम लोदी की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत की सेना ने मुगलों के सामने घुटने टेक दिए और भारत के इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद पानीपत की दूसरी जंग बाबर के पोते अकबर और सूर एम्पायर के एक सेनापति हेमू के बीच लड़ी गई थी। 1556 में हुमायूं की अचानक मौत के बाद हेमू ने तुगलकाबाद में मुगलों को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। 13 साल के हुमायूं के बेटे अकबर और उसके मिलिट्री जनरल बैरम खान के लिए ये एक बड़ी हार थी। उन्हें फिर से दिल्ली हासिल करना था और बाबर की तरह अकबर ने भी पानीपत में हुई इस जंग को जीत लिया। उसने न केवल दिल्ली पर कब्जा, एक बड़ी जंग का बैटल ग्राउंड बना। पानीपत की तीसरी जंग जनवरी 14, 1761 में मराठास और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली और उसके 2 भारतीय सहयोगी रोहिल्ला अफगान्स और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। ये जंग 18th सेंचुरी की सबसे खौफनाक जंग थी, क्योंकि एक ही दिन में इसमें हजारों की तादाद में सिपाही मारे गए। ये वो समय था जब मुगल साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो चुका था और मराठास अपने वर्चस्व को कायम करने में लगे थे। दोनों साइड की फौज ने भारी नुकसान झेला। मराठास ने बहादुरी से ये लड़ाई लड़ी, लेकिन अहमद शाह के सामने उनको हारना पड़ा। इस लास्ट बैटल ऑफ पानीपत ने मराठा टेरिटरीज को आने वाले सालों में डिस्टेबलाइज कर दिया। खैर, अब चलते हैं अपने मेन सवाल की ओर और समझते हैं कि आखिर ये तीनों बैटल्स पानीपत में ही क्यों लड़े गए। सबसे पहले समझते हैं पानीपत की लोकेशन और जियोग्राफी को। लोकेशन एंड जियोग्राफी ऑफ पानीपत। दोस्तों, पानीपत के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए उसकी जियोग्राफी को जानना बेहद जरूरी है। वर्तमान में उत्तर भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित पानीपत शहर राजधानी दिल्ली से लगभग 95 किलोमीटर उत्तर में है, यानी दिल्ली से ये काफी नजदीक है। वही दिल्ली जो उस दौर में भी कई बड़े एम्पायर्स का पावर सेंटर थी। सेंटर के इतने नजदीक होने की वजह से पानीपत एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन बना और इसलिए भी इस जगह में बैटल्स के किनारे स्थित था। पानीपत को अक्सर कुरुक्षेत्र से भी जोड़ा जाता है, जहां कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। पुराणों के अनुसार पानीपत उन 5 गांवों में से एक था जिसे पांडवों ने स्थापित किया था। उन दिनों उसे पांडुप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था। खैर, पानीपत इंडो गैंजेटिक प्लेन्स का हिस्सा था, जहां विशालकाय सेनाएं एक बैटल के लिए तैयार हो सकती थीं और बड़े युद्ध यहां हो सकते थे।
इस रीजन में घने जंगल भी नहीं थे जो बड़ी सेनाओं को आपस में लड़ने में बाधा डालते हों। जंगल्स की एब्सेंस के चलते किसी भी सेना के लिए सरप्राइज अटैक प्लान करना भी यहां मुश्किल था, और इसलिए ये जगह दोनों साइड्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड की तरह थी। सिर्फ यही नहीं, पानीपत इलाके में बारिश भी बहुत कम होती थी, जिससे कई दिनों तक जंग को जारी रखा जा सकता था। यहां मेजर बैटल्स का अगला कारण इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। दोस्तों, प्राचीन महाकाव्यों से लेकर मध्यकालीन इतिहास तक पानीपत के मैदान पर कई बार खून बहा। साम्राज्यों के संघर्ष का गढ़ होने के नाते पानीपत जियोग्राफी और पॉलिटिक्स के रिलेशन को काफी अच्छे से दर्शाता है। सदियों से भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स अपने रिच एल्यूवियम, बायो रिसोर्सेज और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए जाने जाते थे। 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास मौर्य के शासनकाल में तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक एक लंबी सड़क बनाई गई, जिसको उत्तर पथ के नाम से जाना जाता था। लगभग 2 सदियों तक ये सड़क इंडियन सबकॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशियन सिल्क रूट के बीच एक इंपॉर्टेंट लिंक थी। बाद में शेर शाह सूरी ने इसी रूट पर फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड को भी डेवलप किया था। खैर, हिंदू कुश पर्वत के खैबर पास को क्रॉस करके भारत तक आने के लिए यात्री और व्यापारी इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल किया करते थे। आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कनेक्ट करता हुआ ये पास अनडिवाइडेड इंडिया का एक मेजर एंट्री पॉइंट था। इसी रूट से ग्रीक्स, टर्क्स, मुगल्स, अफगान्स और सेंट्रल एशिया के कई जनजातीय भारत पर आक्रमण करने आए थे। इसीलिए दिल्ली पर बैठे हर शासक को विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा रहता था। ऐसे में पानीपत भारत का एक मुख्य द्वार था, जिसके इस्तेमाल से दिल्ली के शासक आक्रमणकारियों पर नजर रख सकते थे। वहीं फॉरेन इन्वेडर्स के लिए यह इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस पर कब्जा करके वो उत्तर भारत के पॉलिटिकल अथॉरिटी को सीरियसली चैलेंज कर सकते थे। ऊपर से, जैसा कि हमने पहले देखा कि यहाँ के खुले मैदान घुड़सवार सेना के युद्धाभ्यास के लिए और विरोधी सेनाओं के बीच एक लेवल प्लेइंग फील्ड के हिसाब से परफेक्ट भी थे। इसलिए शायद दिल्ली के शासक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आने के कारण कैवलरी और इन्फेंट्री का यहां पर मोबिलाइजेशन भी आसान होता था। जंग के दौरान दिल्ली से अनइंटरप्टेड सप्लाईज आ सकती थीं। साथ में एक कारण यह भी है कि दिल्ली एक इंपॉर्टेंट शहर था, जहां पर बैटल लड़ना पूरी कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर वहां की सिविलियंस की लाइफ को बर्बाद कर सकता था, और शायद इसीलिए भी शासकों ने कुछ ही दूर स्थित पानीपत को युद्ध के लिए चुना होगा। खैर, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अलावा भी कई दूसरे फैक्टर्स थे जो पानीपत को इंपॉर्टेंट बनाते थे। अदर रीजंस। दोस्तों, पानीपत एक मेजर कमर्शियल सेंटर था क्योंकि वो उत्तर और पश्चिम भारत के ट्रेड रूट पर पड़ता था। वो आज भी अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है और उसे सिटी ऑफ वीवर्स और टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। इरेनियन स्कॉलर अल-बरूनी जब भारत आए थे तब उन्होंने कहा था कि पानीपत उत्तर भारत का एक प्रमुख शहर था। फ्रेंच ट्रैवलर जोकिमो ने भी कहा था कि दिल्ली के अलावा पानीपत भारत का सबसे बड़ा शहर है। ऐसे में यहां के इलाकों में कई आर्टिजन्स जैसे लोहार, बढ़ई और अन्य कारीगर भारी मात्रा में मौजूद थे। इनका यहां बड़ी संख्या में होना यह इंश्योर करता था कि लड़ाई में लगने वाले हथियार और अन्य सामग्रियों का सप्लाई मेंटेन रहे। और तो और, पानीपत के आसपास के क्षेत्रों में मार्शल क्लास की बड़ी आबादी थी। यहां पर रहने वाले जाट, गुजर, सिख और राजपूत सैनिकों के रूप में आसानी से उपलब्ध थे, जिन्हें रिक्रूट कर बैटल्स लड़े जा सकते थे। तो दोस्तों, ये थी पानीपत की कहानी, जहां हमने ये जाना कि कैसे क्लाइमेट, जियोग्राफी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, लॉजिस्टिक्स, आर्थिक और राजनैतिक महत्व, ये सब मिलकर बैटल ग्राउंड्स को निर्धारित कर सकते हैं।